Today I am going to discuss about past tense under DLED 4 semester। आज मैं DLED 4 सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस की चर्चा करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा डिस्कस किया, पूरा एक्सप्लेन किया, उसके जो एग्जांपल्स थे, उसको एक्सरसाइज थे, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष जो है हल करके, उसके नियमों के अंतर्गत हल करके प्रस्तुत किया। और आज मैं इस वीडियो में पास्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो 3 टेंस होते हैं अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सारी घटनाएं, जो भी अतीत की घटनाएं होती हैं, भविष्य की घटनाएं होती हैं, वर्तमान की जो भी घटनाएं होती हैं, सब इन्हीं 3 टेंस के अंतर्गत वर्णित की जाती हैं, इन्हीं 3 टेंस के अंतर्गत रखी जाती हैं। अर्थात ये जो तीनों टेंस होते हैं, ये आप टेक्स्ट बुक से लेकर के, एक्सरसाइज से लेकर के, सेंटेंस से लेकर के, सारी जो चीज़ें होती हैं वो इन्हीं के अंतर्गत लिखी जाती हैं। इसलिए स्टूडेंट को, मतलब विद्यार्थियों को, इन टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, जानना अति आवश्यक है। प्रायः जो घटनाएं होती हैं वो भूतकाल में ही होती हैं, इसलिए भूतकाल मतलब कि पास्ट टेंस की घटनाएं, पास्ट टेंस का जो रूल्स है, पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, इनको जानना अति आवश्यक होता है। तो आइए आज हम उन पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो है वो 3 टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस में 4 टेंस होते हैं। इस प्रकार से टोटल टेंस हो जाते हैं 12 टेंस। और 12 टेंस के साथ साथ प्रत्येक एक टेंस का एक साधारण टेंस होता है, जिसको सिंपल कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिंपल, एक ये तीनों का सिंपल होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट का सिंपल होता है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल होता है, पास्ट टेंस का सिंपल होता है, मतलब हर प्रत्येक टेंस में, और फ्यूचर टेंस का सिंपल होता है। तो जैसा कि आप इनको जानते हैं, इसका जो सिंपल होता है उसके साथ इन सहायक क्रिया के रूप में, और इसके साथ जो आता है उसको वाज वेयर के सहायक क्रिया के रूप में, और इसमें विल बी और शैल बी सहायक क्रिया के रूप में वाक्य बनाए जाते हैं। माने इन सहायक क्रियाओं के साथ वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, साधारण कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस इज देयर इज नो एनी मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस, मतलब कि उस वाक्य में जहाँ पर सिंपल मतलब साधारण बात होती है, उस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम पास्ट टेंस के साधारण वाक्यों पर पहले चर्चा करेंगे, और इसके पश्चात जो है हम वो प्रत्येक टेंस के जो 4 मुख्य टेंस होते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं सिंपल पास्ट टेंस पर। मतलब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रायः ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं आती है। प्रायः ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं आती है। वाक्य साधारण होता है। जैसे वह एक विद्यार्थी था। देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। वाक्य प्रायः 3 सेंटेंस में बनता है।
कहने का तात्पर्य है कि जो 3 सेंटेंस जो इसमें आते थे, जैसा कि आपको बताया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीनों सेंटेंस इसमें भी रहते हैं। बट इट इज़ ओनली ए कॉन्सेप्ट ऑफ दैट टेंस, यह उस टेंस का एक विचार होता है। देयर इज़ नो मूवमेंट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। देयर इज़ नो अकरिंग इन दिस सेंटेंस, इसमें किसी प्रकार की घटनाएँ नहीं घटती रहती हैं, इसमें किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं, बल्कि इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ओनली, मतलब एक प्रकार का यह विचार है। देयर इज़ नो मूवमेंट, मतलब इसमें किसी प्रकार की चहल पहल, किसी प्रकार से इसमें कोई घटनाओं का घटना, मतलब किसी कार्य का होना या करना नहीं पाया जाता है। इट इज़ ओनली कॉन्सेप्ट, आई मीन टू से दैट इट इज़ ओनली कॉन्सेप्ट। जैसे अब देखिए यहाँ पर लिखा है वह एक विद्यार्थी है, तो इसका साधारण से इसको कहा जाता है ही इज ए स्टूडेंट। दिस सेंटेंस कैन बी टोल्ड दैट इट इज़ आल्सो सिंपल, इट इज़ आल्सो सिंपल। यह एक साधारण वाक्य भी है। मतलब इस साधारण वाक्य क्यों है? क्योंकि इसमें वेरी सिंपल थॉट है, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट का मतलब, जैसे आपको बताया जाए, एक उदाहरण मैंने दिया था इसके पहले, आप देख सकते हैं, ये टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ए और ये, मतलब इसको पास्ट टेंस कहा जाता है, इसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है और इसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो ये जैसे यहाँ पर पानी का एक दृष्टांत दिया जाता है कि पानी यहाँ पर बहता है, और ये जो क्या कहते हैं स्पीकर है, या जो कह सके जो करता है, या जो अमुक व्यक्ति है, वो यहाँ पर बैठ कर के पानी के बहाव की एरिया को देख रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो पानी है उसको कहा जाएगा पानी था। यहाँ पर पानी है की बात की जाएगी, और यहाँ पर पानी होगा ऐसी बात की जाएगी। या ये कह सके, देखिए अब ये जो पानी है, ये पानी था, ये पानी होगा। देयर इज़ नो मूवमेंट इन द वाटर, पानी में कोई चहल पहल नहीं हो रहा है, पानी में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हो रही है। वाई इट इज़ स्टैंड, मतलब ये एक प्रकार से स्थिर है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्थिर हैं। स्थिर का मतलब यहाँ से पानी बह रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्थिरता, यहाँ से यहाँ तक की स्थिरता, और यहाँ से यहाँ तक की स्थिरता है। मतलब जब ये बताया जाता है कि जब इन पानी में, मतलब किसी भी वस्तु में या किसी भी दृष्टांत से, किसी भी आप विचारधारा से इसको आप देख सकते हैं कि जब इस पानी में बहाव होगा, मतलब ये जब पानी में बहाव होगा या पानी में जब मूवमेंट होगा, वो 4 प्रकार से मूवमेंट होता है। तो 4 प्रकार से जो मूवमेंट होता है तो वो ऐसे ही होगा कि पानी बहता है, पानी बह रहा है, पानी बह चुका है, पानी 2 घंटे से बह रहा है, इतने प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे। और जब वह मूवमेंट नहीं होगा तो इसको केवल और केवल कहा जाएगा कि पानी है। तो इसी प्रकार से इसको कहा जाएगा कि पानी था, इसको कहा जाएगा कि पानी होगा। इसी प्रकार से जैसे वह एक विद्यार्थी है, देयर इज नो एनी एक्टिविटीज इन दिस सेंटेंस, इट इज ओनली, इस मतलब यह एक प्रकार से स्थिर है, एक प्रकार से साधारण है। इसमें साधारण विचार, साधारण सोच के जो बिंदु हैं वो दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कर्ता के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, मतलब कर्ता किसी प्रकार से कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है। यदि कर्ता एक्टिविटीज़ करेगा तो इसमें एक्टिविटीज़ जो आएगी वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत वो एक्टिविटीज़ नहीं होगी, बल्कि उस टेंस में जैसा कि मैंने बताया है कि उसमें क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। ये जैसा कि, और इसमें एक और चहल पहल होगी तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। तीसरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और चौथा क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये 4 प्रकार से उसमें एक्टिविटीज़ होती है। तो इसी प्रकार से ये जो टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस, कितने टेंस होते हैं उसमें,
4 होते हैं। और 4 किस टेंस के होते हैं? इसके होते हैं। सिंपल पास्ट में कितने टेंस होते हैं? 4। जैसे जब टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो टेंस जो है वो पहले 3 प्रकार के होंगे और फिर प्रत्येक टेंस में वो कितने प्रकार के होंगे? 4 होंगे। अर्थात यह कह सकिए कि जो टेंस है वो ग्रैंडफादर है, उसके 3 पुत्र हैं, एक पास्ट टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है, एक फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस इज नो मोर, पास्ट टेंस इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो उसका जो वाक्य था वो अतीत की घटनाएं उसमें घटी थी, वो था थे थी करके आएगा। जो प्रेजेंट टेंस है वो वर्तमान में एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसमें जो प्रेजेंट टेंस की उसकी जो पहचान होगी, उसकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो है, हूँ, हो से शुरू होती है। और इसके बाद जो उसके भविष्य में, जो उसके भविष्य मतलब को क्या कहते हैं, गर्भ में जो है मतलब उसका जो अस्तित्व आने वाला है, उसको अगर उसकी बात करेंगे तो वो होगा फ्यूचर टेंस में। वो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो आगे की मतलब फ्यूचर में होगी। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि प्रत्येक प्रेजेंट टेंस में भी साधारण टेंस होते हैं, पास्ट टेंस में भी साधारण टेंस होते हैं। और जैसा कि इस टेंस में ये साधारण वाक्य होते हैं, इसमें प्रायः 3 सेंटेंस बनते हैं और इसमें मुख्य क्रिया नहीं आती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह एक विद्यार्थी है, ही इज ए स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वह एक विद्यार्थी नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं, वह एक विद्यार्थी नहीं है, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट ए स्टूडेंट। इस प्रकार से आप इस साधारण वाक्य को देख रहे हैं कि यह भी एक साधारण वाक्य है, इसमें भी कर्ता की कोई एक्टिविटीज़ नहीं शो हो रही है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें सभी में जो है 3 सेंटेंस का निर्माण होता है, 3 सेंटेंस आते हैं, 3 सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य बनाया जाता है। तो अब आप पॉजिटिव सेंटेंस के पश्चात आप नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? वाक्य में ना शब्द आता है। इससे पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस से किसी टेंस की आवश्यकता नहीं होती कि वो कोई टेंस रहेगा तभी पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस आएंगे। वो चाहे साधारण टेंस होगा तब भी पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ सकता है, इंडेफिनिट रहेगा उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव आ सकता है, कॉन्टीन्यूअस रहेगा तब। इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि यह केवल और केवल क्या कहते हैं कि निश्चित वर्तमान काल में, निश्चित भूतकाल में, निश्चित भविष्य काल में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेंस है उसमें तीनों सेंटेंस आएंगे। जैसे सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें 3 सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसलिए आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस को यदि स्टूडेंट नहीं समझ पाता है तो यदि वाक्य में, किसी पीस वाले वाक्य में, कहीं हल करने वाले वाक्य में, कहीं बोर्ड के वाक्य में या कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में यदि साधारण वाक्य आ जाएगा और यदि आपने केवल और केवल चारों उसके मतलब खंड जो होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को केवल जानते हैं, 3 वाक्यों को हल करने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए मेरा कहना है कि प्रत्येक टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबके साधारण वाक्यों को, जहाँ से टेंस की शुरुआत होती है, जहाँ से टेंस प्रारंभ होता है, उसके कॉन्सेप्ट को जरूर जानना चाहिए। पहले जैसे कहा जाता है ना कि पहले विद्यार्थी है तब इसके अंदर एक्टिविटीज होगी। एक्टिविटीज़ का मतलब आप समझते हैं, जैसे वो विद्यार्थी है तब वो पढ़ता है, तब वो पढ़ रहा है, तब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तब वो पढ़ चुका है, तब इस प्रकार की क्रियाकलाप उसके अंदर होगी। यदि वो विद्यार्थी नहीं है, इफ़ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सेंटेंस, सो देयर कैन नॉट बी मूवमेंट, मतलब तब उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए आपको तीनों सेंटेंस को जानना अति आवश्यक है। जैसे वह क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या वह विद्यार्थी है। देखिए ये 3 प्रकार के जो सेंटेंस आपको, क्या वह विद्यार्थी है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, अभी पिछले टेंस में मैंने चर्चा किया था कि जो मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, उनकी 2 प्रकृति होती है, उनकी 2 पहचान होती है, वो 2 प्रकार से काम करते हैं, एक सहायक प्रश्नवाचक के रूप में और एक मुख्य प्रश्नवाचक के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन इसको सेंटेंस के अंतर्गत यदि कैटेगराइज करेंगे तो केवल और केवल इसका एक ही नाम पड़ेगा कि यह
एक प्रश्नवाचक वाक्य है। वह क्या है, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट इज ही। क्या वह विद्यार्थी है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज ही ए स्टूडेंट। अब देखिए, अब ये क्या और ये दोनों एक ही माने जाएंगे, और वो क्या है इंट्रोगेटिव, और क्या है निगेटिव, और क्या है ये पॉजिटिव सेंटेंस। इस प्रकार से साधारण वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार आपने पास्ट टेंस के सिंपल टेंस को आपने देखा, मतलब पास्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से प्रतीत होता है, पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को आप कहाँ से जान सकते हैं, उस पर मैंने चर्चा किया। अब हम इसी के क्रम में, इसी के अंतर्गत जो है, अब हम ले चलते हैं इसके जो 4 खंड होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, you should know about the kinds of tense under present tense, under past tense, under future tense. So under past tense, जैसा कि आपने अभी देखा, इसके अंतर्गत आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रायः जो भी घटनाएं होती हैं वो पास्ट टेंस में ही रहती हैं, इसलिए पास्ट टेंस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वो वाक्य कैसे बनता है, वो वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने साधारण पास्ट टेंस को देखा, उसके वाक्यों को आपने देखा। अब उसके जो 4 प्रकार होते हैं, उस चारों प्रकार को आप देखिए। उसमें जैसे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके चारों टेंस को आप देखिए। तो चारों टेंस में जो पहला टेंस है वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सर्वप्रथम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जानने से पहले कैसे आप उसको जानेंगे, ये एक प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए उसकी पहचान को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी पहचान क्या होती है। तो आप उसकी पहचान को देखेंगे, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगा, या ये कह सकिए कि उसको हम कहेंगे कि उसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान के अंतर्गत उसकी पहचान को आप जानिए, और वो पहचान के अंतर्गत हम आपको लिख रहे हैं वो पहचान क्या होती है। उसमें लिखा रहता है कि वाक्य के अंत में, मतलब जो भी वाक्य होगा आप उसके अंत से ही उसको जानेंगे। तो आप जो है ये देखिए कि वाक्य के अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई इत्यादि शब्द आते हैं। जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है कि इतने शब्द आते हैं। मतलब वाक्य कहीं भी लिखा रहेगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, उस वाक्य के अंत में पूरे वाक्य को आप पढ़ेंगे, और वाक्य पढ़ने के पश्चात आप ये देखेंगे कि जैसे वह स्कूल जाता था, अर्थात ऐसा भी लिखा रहेगा वह अपने गांव गया। अब देखिए यहाँ पर आ शब्द आया है,
इसलिए यह जो वाक्य है इस प्रकार से वाक्य लिखा रहेगा तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको पहले पहचानेंगे कि वाक्य जो है वो किस टेंस का है। चूँकि मैंने आपको बताया है कि वाक्य जो होते हैं वो 12 होते हैं, मतलब टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में हर टेंस एक दूसरे से रिलेटेड हों, मतलब अपने पहचान से एक दूसरे से मिलते जुलते हों, तो आप वाक्यों को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। जब आप उस टेंस को डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 जो अलग अलग टेंस होते हैं उनकी अलग अलग पहचान होती है, उनकी अलग अलग सहायक क्रियाएँ होती हैं, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं कि उसकी पहचान क्या होती है। तो आप ये देखेंगे कि इन वाक्यों में इन शब्दों से ये मिल रहे हैं कि नहीं। तो आप देखते हैं कि इन शब्दों से, मतलब जो उसके वाक्य के अंत के शब्द होते हैं उससे ये मिल रहे हैं। तो अब इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। चूँकि इस टेंस की सहायक क्रिया जब आप नहीं जान पाएंगे तो ये भी नहीं आप बना पाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सहायक क्रिया की बात की जाएगी तो सहायक क्रिया यदि आप नहीं जानते हैं तो उसके साथ नकारात्मक शब्द नहीं ला सकते। अर्थात जो सहायक क्रिया होगी उसी के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि रूल्स होता है। जबकि इसमें ये जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में मैंने अभी चर्चा किया है कि 3 सेंटेंस होते हैं। वो 3 सेंटेंस की बात करेंगे तो हम उस पर आते हैं, तो वहाँ पर जो है हम रूल्स की बात करते हैं। अब रूल्स की बात जब आती है कि उसके नियम क्या हैं, तो पहला जो नियम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस का नियम होता है। अर्थात जो वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा उसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस का नियम लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंस माने होता है, इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। आपको जो है इन चीज़ों को, इन टेंस के नियमों को आपको बहुत सेंसिटिव होकर के, कंसंट्रेट होकर के जानना है, क्योंकि यदि आप कंसंट्रेट होकर नहीं जानेंगे तो इस वाक्यों को आप हल भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं बताया हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें किसी कार्य को केवल और केवल स्वीकार किया जाता है। मतलब जो भी घटनाएँ उसमें घटेंगी उसमें देयर इज़ नो डिनाई, मतलब उसमें किसी प्रकार के इनकार शब्द नहीं आएंगे। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें कार्य को इनकार किया जाता है। देयर इज नो एक्सेप्टेंस इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस विच आर रिलेटेड टू नेगेटिव सेंटेंस। मतलब वो वाक्य जो नकारात्मक वाक्यों से संबंधित हों या नकारात्मक हों, उसमें किसी प्रकार से वाक्यों के अर्थ से उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है, बल्कि उसको नकारात्मक सोच के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जब रूल्स की बात करते हैं तो वाक्य 3 प्रकार से जो बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं और इंट्रोगेटिव बनते हैं। ये 3 वाक्य जो बनते हैं तो तीनों के अलग अलग नियम होंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं स्वीकारात्मक वाक्य के नियम की। तो इसमें होगा सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वप्रथम कर्ता। कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, सर्वप्रथम कर्ता। अब जब इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में पहला जो नियम है वो क्या नियम है, तो आप क्या करेंगे कि सर्वप्रथम उसका जो नियम है वो क्या है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। अब इसमें नियम क्या होता है कि मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं जो क्रियाएं होती हैं उनके 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है कर्म। ये इस प्रकार से 3 चीज़ें इसमें आपको देखना ज़रूरी है कि ये 3 चीज़ें हैं क्या। अगर आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप वाक्यों को हल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं उसकी पहचान, उसके नियम क्या होते हैं कि सर्वप्रथम कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म प्लस कर्म। तो आपने यहाँ देखा कि स्वीकारात्मक वाक्य के नियम। अब हम स्वीकारात्मक वाक्यों के कुछ सेंटेंस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इनको हल करने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पहले लिखा है वह स्कूल जाता था,
देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस टू सॉल्व फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों को हल करने के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसमें परेशानी क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप किसी सेंटेंस को हल करने जा रहे हो तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किस सेंटेंस का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है, आप उसको हल भी आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ देखना ये ज़रूरी है कि पहले क्या देखना है, टेंस कौन सा है, इसके बाद क्या देखना है, सेंटेंस कौन सा है। तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और उस सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसको भी अति आवश्यक है, उसको भी जानना अति आवश्यक है। तो आपने यहाँ देखा कि वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया, वह अपने गांव गया, वह स्कूल गया, वह दफ्तर गया, वह कानपुर गया, इलाहाबाद गया, वाराणसी गया, आ शब्द आ रहा है। जब आ शब्द आएगा तो उस किसका संकेत होता है, वो आ शब्द जो है पास्ट टेंस का संकेत होता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट टेंस में वो नकारात्मक है, सकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है। आपने देखा तो आपने पाया स्वीकारात्मक वाक्य है। जब वह वाक्य स्वीकारात्मक है तो उसके जो रूल्स होंगे, उसके जो नियम होंगे वो भी सकारात्मक के ही लगाए जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि वह स्कूल गया, इसमें कर्ता क्या है, जैसा कि मैंने बताया है, कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, तो वह के बारे में बात की जा रही है, इसलिए वह क्या हो गया, कर्ता। इसके बाद जाने की अंग्रेजी क्या होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रिया होती है उसके 3 फार्म होते हैं, फर्स्ट फार्म होते हैं, सेकंड फार्म होते हैं और थर्ड फार्म होते हैं। तो यहाँ पर जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो उसका सेकंड फार्म होगा वेंट। एक प्रीपोजिशन का नियम है कि जाने के लिए लगता है टू, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। इस प्रकार से ये वाक्य हल हो जाता है। और कितना सरल है इस वाक्य को हल करना, बहुत सरल सी बात है। चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, आप उसमें कर्ता क्रिया कर्म को खोजिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ही वेंट टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस में। अब हम दूसरे वाक्य की चर्चा करते हैं कि दूसरा वाक्य किस प्रकार से है। वह अपने गांव गया। अब यहाँ भी चूँकि कर्ता जो है ही है और ये नियम है इसमें कि कर्ता चाहे ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फार्म। सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। वाई ओनली वन rule apply to all subjects, either they are personal pronouns, either they are only nouns. So there is no difference between them to use, to solve, to write. इनको लिखने में कोई अंतर नहीं है, चाहे ही लिखो चाहे दे लिखो। वह अपने गांव गया, तो यहाँ पर फिर वही बात आएगी, ही वेंट कहाँ गया, टू हिज विलेज, वह अपने गांव गया। अब यहाँ आप जानते हैं ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, इसलिए अपनापन यहाँ पर क्या होगा, हिज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही वेंट टू हिज विलेज, वह अपने गांव गया, ये बन गया। तो आप देख सकते हैं चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, बड़े से बड़े वाक्यों को आप हल करने के लिए नियम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक थोड़ा सा बड़ा वाक्य लिख रहा हूँ, आप उसको देखिए। जैसे यहाँ पर है तीसरे वाक्य के रूप में मैं लिख रहा हूँ, तुम अपने गांव गए थे। अब देखिए यहाँ वाक्य थोड़ा तुम अपने गांव गए थे, अब यहाँ वाक्य थोड़ा सा घुमा करके आ गया है, देख लीजिए आप, तुम अपने गांव गए थे। अब हमको इस वाक्य से कुछ मतलब नहीं है, हमको वाक्य के अंत की बात करना है कि वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आया है। चूँकि जैसे वह अपने गांव जाता है तो आप अंतिम में देखते हैं है शब्द आता है किसका प्रतीक है, किसको अप्लाई करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है जो है वह प्रेजेंट टेंस को अप्लाई करता है। तो और ता जो शब्द है वो इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई करती है। तो जाता है तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
इसी प्रकार से यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी है तो आप ये मान करके चलिए कि वो पास्ट टेंस कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब पास्ट टेंस कन्फर्म हो गया तो उसके थोड़ा सा पहले आ जाइए। देखिए हम आ गए। अब इसमें आ, ए, ई ये भी मिल रहा है। इसका मतलब देखिए ये जो पहचान है था, थे, थी जो है ये तो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। और इसी के साथ मैंने ये भी लिखा है कि आ, ए, ई भी होता है। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान है, सिंपल टेंस की पहचान है था, थे, थी। बट इफ़ द मेन वर्ब इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस सो इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस ऑफ एनी टेंस। ये आप कह लीजिए कि यदि उसमें मुख्य क्रिया उपलब्ध नहीं है, मुख्य क्रिया उसमें उपस्थित नहीं है, तो वो प्रत्येक टेंस का साधारण टेंस होगा। प्रेजेंट का भी साधारण होगा, फ्यूचर का भी साधारण होगा और पास्ट का भी साधारण होगा। तो तुम अपने गांव गए थे। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे तो हो जाएगा यू वेंट टू योर विलेज। अब यहाँ पर योर विलेज इसलिए हो रहा है कि यू का अपनी क्या होता है, योर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का हमेशा और हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। अब यहाँ पर आप था, थे, थी को देख करके कुछ विद्यार्थी जो वाक्य को नहीं समझ पाते हैं वो था, थे, थी को देख करके उसके साथ वाज वेयर का प्रयोग करने लगते हैं, जैसा कि ऐसा रूल्स में नहीं है। आप वाक्यों को देख करके उसको हल करने की कोशिश मत करिए। उसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रति कि वो वाक्य किस सेंटेंस का है इसको देखिए और उसके रूल्स को लगाइए, वाक्य सही हो जाएगा। आप उस वाक्य को देख करके था, थे के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे वह स्कूल जाता है, अगर आपने है को देख करके इज लगा दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। वाज वेयर, जैसे वह स्कूल जाता था, थे, थी को देख करके आपने ही वाज लगा दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले टेंस को पहचानेंगे, फिर सेंटेंस को पहचानेंगे, फिर उसके रूल्स को लगाएंगे। अब हम इसी के दूसरे क्रम में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आप देखिए जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या रूल्स होता है। तो प्रत्येक, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक टेंस में 3 सेंटेंस होते हैं। उसको आपके टेक्स्ट में जो है, आपके सिलेबस में उसको 4 सेंटेंस करके दिखाया गया है, जबकि वो चारों की मान्यताएं नहीं है। क्या कहते हैं, पिछली कक्षाओं से लेकर के व्याकरण के जितने भी रूल्स हैं उसमें 2 टाइप्स कर देता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ ला देता है, लेकिन उसका नामकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी बुक्स में जो है, आपके टेक्स्ट में जो है वो देता है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव 2 होते हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से 3 सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसमें क्या नियम है, सर्वप्रथम कर्ता, वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म होना अति आवश्यक होता है। अब इसके बाद आएगी सहायक क्रिया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद इस वाक्य में आएगा नॉट। अब नॉट आएगा तो देखिए इसमें अंतर क्या है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले वाक्य में पॉजिटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आया था और इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। कितना अंतर है, आप कैसे इसको समझ पाएंगे, इसको आप ध्यान दीजिए कि नकारात्मक वाक्यों में ऐसा होता है, लेकिन नेवर के साथ जो कभी नहीं जाए जैसा नकारात्मक आता है उसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, उसमें सेकंड फॉर्म ही आएगा। हम बताते हैं अभी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में मतलब कि जहाँ पर कभी नहीं शब्द आता है उसका दूसरा नियम होता है, और जहाँ पर साधारण नाट आता है, साधारण नहीं शब्द आता है, उसका दूसरा नियम होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हम अभी जो है साधारण नकारात्मक वाक्य पर चर्चा करेंगे। कभी नहीं जैसे वाक्यों जो कदाचित कभी कभी वाक्य आ जाता है जिसमें कभी नहीं शब्द आता है तो उसका थोड़ा सा रूल्स बदल जाता है। मतलब कि आप देखिए कि निगेटिव सेंटेंस में जैसा कि नियम है कि मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है सहायक क्रिया के बाद। सहायक क्रिया क्या है, इसमें एक ही सहायक क्रिया है, आप उसको याद रखेंगे, एकमात्र एक सहायक क्रिया है पास्ट इन्फिनिट टेंस की, डिड। तो इसके साथ क्या आएगा, डिड नॉट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अभी नकारात्मक की बात, नेवर की बात करते हैं। अब जैसे देखिए सोहन स्कूल नहीं गया।
अब यहाँ सोहन स्कूल नहीं गया, ये वाक्य नकारात्मक है। जैसा कि मैंने कहा टेंस सेंटेंस, अब सेंटेंस में जब नकारात्मक सेंटेंस है तो हमेशा नकारात्मक जो नियम है, नकारात्मक सेंटेंस का जो नियम है वही लगेगा। इसीलिए मैं सारे रूल्स जो होते हैं पॉजिटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, उसको क्लासिफाई करके बताता हूँ। ये भी नियम है कि हम पास्ट टेंस पर चर्चा करते हुए सारे रूल्स को एक साथ डिस्कस कर दें, एक साथ उसको डिस्क्राइब कर दें, क्या करते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट उसको अपने मतलब समझ करके उसको लगाए। लेकिन टेंस को समझने का सबसे बड़ा आसान तरीका होता है कि उसके अलग अलग सेंटेंस पर चर्चा होनी चाहिए, अलग अलग सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के रूप में स्टूडेंट के सामने रखना चाहिए, ताकि वो तीनों सेंटेंस या 4 सेंटेंस या जितने सेंटेंस हैं उन सेंटेंस की वो समीक्षात्मक ढंग से पहचान कर सके। यदि वो समीक्षात्मक ढंग से उस टेंस के वाक्य की पहचान नहीं कर पाएगा तो वाक्य कभी नहीं हल कर पाएगा। तो इसलिए मैं जो है पॉजिटिव सेंटेंस, तत्पश्चात नेगेटिव सेंटेंस, इसके पश्चात इंट्रोगेटिव में भी मैंने क्लासिफिकेशन करके उसके दो टाइप्स हैं उसको भी मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर सोहन स्कूल नहीं गया, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। देखिए, उसने अपना पाठ याद नहीं किया, याद नहीं किया। हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने कभी झूठ नहीं बोला। देखिए, अब इसमें कभी नहीं आया है, इस पर हम पहुंचते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कि ये और जो वाक्य हैं ये कैसे बनते हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ पर है सोहन स्कूल नहीं गया, सो इन दिस सेंटेंस सोहन इज आल्सो, इन दिस सेंटेंस सोहन इज परफेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ये सोहन जो है ये पूर्ण रूप से करता है। तो जब यहाँ पर करता है, क्रिया है, कर्म है, तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कहा जाता है सर्वप्रथम क्या होगा, कर्ता। आपने कर्ता लिखा, कर्ता के पश्चात ये जो नियम कहता है इसको आप करिए। नियम कहता है कि भाई सहायक क्रिया लिख दो, तो सहायक क्रिया एक ही होती है, वो सहायक क्रिया है डीड। इसके बाद ये कहता है नाट लगा दो, मैंने नाट लगा दिया। इसके बाद ये कहता है मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, स्कूल जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसके बाद गो टू स्कूल। अब आप ध्यान देंगे कि जो कर्ता होता है उसमें यस या यस लगने से वो बहुवचन हो जाता है, क्रिया जो होती है उसमें यस या यस लगने से वो एक वचन बन जाती है। इसलिए यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो गो शब्द है वो मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें यस या यस लगेगा तो एक वचन और बहुवचन की बात आएगी, लेकिन यदि नहीं है तो हमेशा मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए होगा सोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर कभी कभी वाक्य में कल शब्द आ जाता है, तो यदि कल शब्द आया हो तो आप यहाँ पर स्टरडे बेहिचक लिख सकते हैं। यदि कल शब्द आया हो तो आप स्टरडे भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आया है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपना पाठ याद नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पर उसने की अंग्रेजी होगी ही। अब इसके साथ एक ही जब सहायक क्रिया है, देयर इज नो एनी डिफरेंस टू राइट टू यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस के वाक्य मतलब उस सेंटेंस की सहायक क्रिया लिखने में कोई संकोच नहीं, कोई समस्याएं नहीं। यदि वो सहायक क्रिया केवल एक है तो देयर इज नो क्लासिफिकेशन बिटवीन द पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, मतलब वो दोनों में एक वचन और बहुवचन को भी अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी सहायक क्रिया, सभी मुख्य क्रियाकर्ता के साथ सहायक क्रिया, एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सबके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, केवल और केवल डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपने क्या लिखा, ही डिड प्लस क्या होगा, नॉट, ही डिड नॉट। अब यहाँ है याद करना, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। अभी जैसा कि मैंने उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लिखा था, मतलब सेकंड फॉर्म लिखना प्रारंभ किया था, सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट आएगा। ही डिड नॉट लर्न। अब ही का अपनी क्या होगा, हीज, लेसन मीन्स पार्ट, यहाँ आपने लिख दिया।
अब हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत चर्चा करते हुए मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो, जब कभी नहीं शब्द आया हो तो कभी नहीं के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर के साथ मुख्य क्रिया का हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। हमने कभी झूठ नहीं बोला या झूठ कभी नहीं बोला, तो यहाँ हमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। इसके बाद अब यहाँ पर डिड का प्रयोग कभी नहीं होगा। नेवर के साथ कभी भी डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। और सेंटेंस की और टेंस की बात हम नहीं करते हैं, जिस टेंस में हम बात कर रहे हैं उस पर आप लोग अमल करिए। तो यहाँ पर वी के साथ डिड का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा और इसके साथ क्या आएगा, वी नेवर। अब नेवर आने के पश्चात आएगा झूठ बोलने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है टेल ए लाई। ये अंग्रेजी होती है झूठ बोलने की। अब ये टेल और ए लाई नाउन, मतलब यहाँ पर एक वर्ब प्लस नाउन को मिला करके ये एडिमेटिक, मतलब एक ईडियम जैसा, मतलब या फ्रेज जैसे वर्ब है, मतलब कि जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं इसी प्रकार की होती हैं। उसमें एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है और वो मुख्य रूप से वर्ब का काम करते हैं। ही नेवर टोल्ड ए लाई। अब यहाँ पर टेल को जो है टोल्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस आ रहा है, ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव के नकारात्मक के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आया। आप ध्यान देंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है पास्ट टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है सहायक क्रिया के साथ, और उसी में नेवर के साथ नकारात्मक जो वाक्य होता है उसके साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल में भी पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव आते हैं और इंडेफिनिट टेंस में भी पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले जो अंतर हैं, उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो अंतर हैं, वो क्रिया किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी, कहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, इन अंतर को जानना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है इस वीडियो में पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस, उसमें इंडेफिनिट और इंडेफिनिट में पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव का मैंने पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस का मैंने प्रयोग किया, उसके एग्जाम्पल्स को मैंने सॉल्व करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू you will try to understand the mystery of the rules of that sentence, that tense, that sentence। आप इसके रहस्यों को, नियम के रहस्यों को जानने के प्रयास करेंगे। you will try to get my points and the mystery and the rules of that sentence and that tense। So thank you very much।